आवाज आ रहा है क्लियर? ठीक है। तो आप लोग के लिए हम इससे पहले जो भी हम ड्रेनेज सिस्टम हमारा चल रहा था, ड्रेनेज सिस्टम इसको हम तुरंत खत्म कर डालेंगे और उसके बाद फिर नया टॉपिक लेकर हम पहुंचेंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर हम जो है इथिक्स पर भी क्लास लेंगे और राइटिंग स्किल के साथ साथ जो है ना फिर हम सीसेट पर भी बात करेंगे फिर दोबारा। तो ये जो है ना हम जो पढ़ा रहे थे, जितने भी आपको ड्रेनेज सिस्टम में आपने पढ़ा है उस सबको रिवीजन आप कीजिए ज़रूर। जल्दी जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं, आप रिवीजन जब तक आप नहीं करते हैं तो आपको आगे का चीज़ आपको आसान नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप उसका रिवीजन पे रहें। और आपको हम बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि देखिए, आप इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी पीसीएस की एग्जामिनेशन और आईएएस के एग्जामिनेशन में आपको एक भी किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ाएंगे, जितना करवाएंगे, आप राइटिंग स्किल का सारे काम करवाएंगे आपको, और उसके बाद आपको कहीं किसी तरह की कोई एक किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम करंट पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन करंट के लिए आप एक मैगजीन अगर आप लेते हैं तो अच्छा रहता है। अगर सिविल सर्विस आपका आईएएस के एग्जाम देते हैं तो योजना, कुरुक्षेत्र और आप जो है ना बिल्कुल एक विजन का जो मंथली मैगजीन आता है उसको आप लें। और अगर आपको मिलता है टाइम, अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप जो है ना पर डे आप द हिंदू या फिर इकोनॉमिस्ट टाइम्स कुछ आप लेके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, तो आप जो है ना कंटिन्यू आप जो है ना इस तीनों मैगजीन को आप अगर पढ़ते हैं, ऐसे आपको पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे बेटर है। उसके लिए अगर पेपर पढ़ते हैं तो कोई मैगजीन की पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आगे जो लोग कंटिन्यू पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उनके लिए मैगजीन पढ़ना ज़रूरी होता है। मैगजीन आप लें, आप विजन का मैगजीन आप लें, और विजन का मैगजीन में आप उस तरह पढ़ें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। जो कंटेंट, जो चीज़ जो करंट में बहुत हाईलाइटेड होते हैं, और वो जिस चीज़ पर बायोडाइवर्सिटी या इकोनॉमी, इस सारे से रिलेटेड जितने भी आपको करंट है उसका थोड़ा सा बेसिक जानने की ज़रूरत है। और ऐसा जो है बहुत ऐसा चीज़ है कि आपको मैगजीन में आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल जो है ना 2 साल 3 साल का पुराना चीज़ रहता है। वो सिर्फ मैगजीन को मोटा करने का काम करता है, ये नहीं आपको दिखना है। आपको करंट में जो चीज़ चल रहा है उस पर उसी चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कुछ करना नहीं है आपको। इसलिए ये सारा चीज़ आपको बड़ी ध्यान से, बड़े ढंग से ये सब करने की ज़रूरत है। और हम एक ही चीज़ आपको कहेंगे कि जो है कि इस तरह का कुछ भी आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप कोई भी मैगजीन, किसी भी मैगजीन को उठा के आप तैयारी कर रहे हैं, ये मैगजीन मेरे ख्याल से वो सही नहीं होता है। आपको बिल्कुल ढंग से तैयारी करने की ज़रूरत है। इसलिए पेपर मैगजीन जो है, पेपर मैगजीन और साथ साथ जो है योजना कुरुक्षेत्र, ये आपको जो है ना आप सभी को अगर आप ढंग से अगर आप पढ़ते हैं तो करंट में आपको कहीं किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो है ना आप तैयारी आप करें, लेकिन उस करंट में भी क्या चीज़ आपके लिए रिलेवेंट है, आपको जो है ना इरेलेवेंट चीज़ को आपको बिल्कुल हटा देना है, और उसमें आपका जो ज़रूरत है उस चीज़ को ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसलिए हम आगे बात करेंगे, इस तरह की बात हम करेंगे कि आगे हम जो ड्रेनेज सिस्टम मेरा चल रहा था, तो ड्रेनेज सिस्टम में हम आगे का मेरा जो स्ट्रेटजी होगा, प्लानिंग होगी, हम उस चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम में। हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक तो वही है कि आप जो है ना, लेकिन दूसरा उसी में ही हम आगे निकलेंगे। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि अब जो है ना अब नदी है, कुछ नदी, और आपको हम बता चुके थे कि आपको ड्रेनेज सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। यानी इंडिया में जो है ड्रेनेज सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया है। वो क्या है, एक उत्तर भारत की नदियाँ आप जो है ना, और एक दक्षिण भारत की नदियाँ। तो उत्तर भारत की नदियों और दक्षिण भारत की नदियाँ, ये दोनों जो है दोनों में क्या डिफरेंस था वो काफ़ी हम जो है ना देख चुके थे कि हिमालयाज रिवर और बिल्कुल पेनिनसुलर इंडिया के जो रिवर्स हैं, ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारा चीज़ जो है ना हम जान चुके थे। अब हमको पढ़ना क्या है, अब हमको जानना क्या है कि बिल्कुल जो है इस नदियों में क्या डिफरेंस है। ये इस नदियों में डिफरेंस हम काफ़ी जान चुके थे। और ये इस नदियों में आप एक एक करके जो उनकी कहाँ से निकलती है, उसमें कौन कौन सा डैम वगैरह बना हुआ है, वो नदी का किस तरह, उन सब चीज़ को, उनकी सहायक नदियाँ जो इम्पोर्टेंट है उसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा आज। चलिए हम देखते हैं, जैसे कि हम शुरू करते हैं पहले। तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि आपका आज हम जितने भी रिवर है, नदियाँ हैं, उसकी सहायक नदी के बारे में हम पढ़ेंगे।
तो सहायक नदी के बारे में आप इससे पहले जितने भी आप पढ़ चुके हैं ये तो आप देख चुके हैं कि क्या क्या आप पढ़ाए हैं। उसके बाद अभी अब हम जितने भी रिवर है उत्तर भारत की यानी हिमालयज जो ड्रेनेज सिस्टम है और बिल्कुल पेनिनसुलर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये दोनों के जितने भी रिवर हैं और उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, जितना भी आपका प्रोजेक्ट है, जितना भी डैम है, इस सारा चीज को हम बेहतरीन ढंग से हम देखेंगे और उससे भी जितना हम बताएंगे वो काफ़ी है और उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा सिविल सर्विस में, चाहे यूपीएससी में हो चाहे पीसीएस में हो। यूपीएससी पीसीएस का तो बात नहीं है, पीसीएस तो वो तो आएगा ही, लेकिन यूपीएससी में आईएएस में भी उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये आप देखेंगे, खाली आप जो है ना सिर्फ एटलस में देखकर सिर्फ काम नहीं चलेगा, एटलस में उसको देखते रहना है, लेकिन एटलस में ये सारे रिवर नहीं मिलेंगे क्योंकि जो है ना ये सारा चीज आपको जो है ना नहीं मिलेगा। तो आपको सिर्फ हम बताते हैं जिस तरह से उसी तरह आपको पढ़ते जाना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो ये सिंधु रिवर है, हम सबसे पहला पॉइंट में बताया था क्या, सिंधु नदी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपने बताया था कि भारतीय ड्रेनेज सिस्टम यानी इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक नॉर्थ इंडिया का है, एक साउथ इंडिया का है। तो नॉर्थ इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हिमालयस ड्रेनेज सिस्टम, और साउथ में जो रिवर्स है उसको हम क्या पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम हम कहते हैं। तो दोनों ड्रेनेज सिस्टम है और दोनों ड्रेनेज सिस्टम का हम जो है ना दोनों के विशेषता को हम जानेंगे, दोनों का सारे चीज को ढंग को हम जानेंगे, इसलिए दोनों के फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है। अब जो है ना पहले नॉर्थ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम को हम जानेंगे, यानी हिमालयस ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको हम जानेंगे। तो हिमालयस ड्रेनेज सिस्टम को हम जो है ना तीन वर्गों में बांटकर उसको हम पढ़ते हैं, यानी तीन श्रेणी में बांटकर, जैसे कि एक सिंधु द्रोणी और उसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीन आपको जो है यहाँ पर आप देखेंगे। पहले जैसे कि अगर हम नॉर्थ हिमालयाज की बात करते हैं, हिमालयस ड्रेनेज सिस्टम की बात अगर करते हैं, हिमालयस ड्रेनेज सिस्टम की बात अगर हम करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात अगर करते हैं तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। इसको आप सिंधु की बात करते हैं, सिंधु रिवर बेसिन ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसको क्या पढ़ेंगे, हम अब गंगा आप रिवर बेसिन, गंगाज रिवर बेसिन। तीसरा नंबर में आपको ब्रह्मपुत्र आप जो है ना बेसिन, रिवर बेसिन की बात करते हैं। ये तीन को हमको देखने की जरूरत है, यानी हम नॉर्थ इंडिया का जो भी रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जो भी नदियां हम पढ़ेंगे, हिमालयस ड्रेनेज सिस्टम जो हम पढ़ेंगे, हम दोनों में डिफरेंस सब कुछ टोटल चीज हम पढ़ चुके हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम या हिमालयस का ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे, तो उसके यानी हिमालयस अफवाह तंत्र की जो बात कर रहे थे उसको तीन भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। तीन भाग में क्या है, एक सिंधु रिवर बेसिन या नदी द्रोणी, अब गंगा रिवर बेसिन या गंगा द्रोणी रिवर द्रोणी, या फिर आपको कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ये तीनों को अलग अलग ढंग से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जिसको पढ़ेंगे वो हमारा है सिंधु रिवर बेसिन की बात हम करेंगे। तो सिंधु नदी सबसे पहले ये आपको जानना जरूरी है कि सिंधु नदी निकलता कहां से है। सबसे पहले एटलस आपको जानना जरूरी है कि ये क्या है। आपको देखिए कि ये बिल्कुल जो है आपको इंडिया जम्मू कश्मीर का पोर्शन है, जम्मू का कश्मीर का पोर्शन जो उसको ऊपर में लिखा नहीं है, यहां पर कुनलुन है, यहां पर क्या है, कुनलुन माउंटेन है। ये बिल्कुल जो है ना कुनलुन है, इसको हम क्या कहते हैं, कुनलुन। ये कुनलुन माउंटेन है। कुनलुन के नीचे ये आप देखिए, ये आराम से आपको नजर पड़ता होगा, ये कुनलुन के नीचे यहाँ पर क्या है, ये आपको जो है ना काराकोरम ड्रेनेज सिस्टम है। उसके नीचे क्या है, लद्दाख है, और उसके नीचे क्या है, जास्कर है। तो यानी उसके बाद ऊपर में सबसे पहले क्या है, यहाँ पर कुनलुन है, यहाँ पर आपको काराकोरम है, यहाँ पर नीचे लद्दाख है, नीचे फिर जास्कर है, और फिर उसके बाद की जास्कर के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आपको ग्रेट हिमालय की बात करते हैं। ग्रेट हिमालय के बाद जो है ना यहाँ पर फिर पंजाल है, और इसके नीचे फिर धौलाधर है। तो इसके नीचे धौलाधर, ये तीन चीज को आपको याद रखने की जरूरत है। ये अब माउंटेन का जो श्रेणी है, जो रेंज है, सीक्वेंस है, याद रखना जरूरी है।
सबसे ऊपर में कुंडलुन, और यहाँ पर आपको जो है ना यहाँ पर क्या है कैलाश आता है। तो कुंडलुन यहाँ है, कुंडलुन के जस्ट नीचे काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, जास्कर के नीचे आपको ग्रेट हिमालय की बात करते हैं। उसके बाद जो है ना बिल्कुल क्या होता है पीर पंजाल की बात करते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं धौलाधर की बात करते हैं, और उसके नीचे फिर शिवालिक आ जाता है, इसके नीचे फिर शिवालिक आ जाता है। तो ये आपको ये श्रेणी आपको याद रखने की जरूरत है। ये सीक्वेंस आप जब तक याद नहीं रखते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको लगातार उठा रहा है तो सीक्वेंस सजाने के लिए रहेगा। अब इसमें हमको देखेंगे कि सिंधु रिवर किन दोनों के बीच से गुजरता है और कहां से निकलता है, कहां से निकलती है, तो ये जानना जरूरी होता है। इसलिए हम फिर इसका बात हम करेंगे, इसका बात हम करते हैं। तो फिर देखते हैं इसकी थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम जिसकी बात हम करेंगे, तो सबसे पहले सिंधु नदी निकलती कहां से है। देखिए सिंधु नदी क्या है, यहां पर जो है ना थोड़ा सा हम आपको जो है ना 1 मिनट थोड़ा यहां पर एक बार आओ और हम आपको बात करेंगे, एक बार और हम बात करते हैं कि इसमें सबसे ऊपर की जो सिंधु रिवर देखिए, सबसे ऊपर में क्या है, फिर आपको याद रखें सबसे ऊपर में कुंडलुन, तो वही हम बता रहे थे कि आपको इससे पहले हम बताया कि ऊपर में जैसे कि जितने भी माउंटेन, माउंटेन का रेंज समझ गया। तो माउंटेन का रेंज में सबसे पहले जो ऊपर में कुंडलुन की बात कर रहे हैं, कुंडलुन माउंटेन की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल कुंडलुन के बाद है काराकोरम। और काराकोरम की बात अगर हम करते हैं, काराकोरम के बाद जो है ना हम क्या कहते हैं लद्दाख कहते हैं, और उसके बाद जास्कर कहते हैं, उसके बाद ग्रेट हिमालय हो जाता है, पीर पंजाल हो जाता है, उसके नीचे धौलाधर हो जाता है, उसके बाद शिवालिक हो जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पतला पतला करके देंगे। यहाँ पर जैसे कि हो गया आपका जो है ना कुंडलुन, और कुंडलुन के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं ये काराकोरम, और इसी के सामने में हम बात करते हैं ये हमारा हो जाता है कैलाश, ये हमारा कैलाश की बात करते हैं। तो कैलाश जो है बिल्कुल जो है ना ये कैलाश है, इसके बाद ये लद्दाख है, ये बिल्कुल जास्कर है, और ये अब ग्रेट हिमालय है, ये आपको जो है ना बिल्कुल पीर पंजाल है, ये नीचे धौलाधर है, और यहाँ पर नीचे धौलाधर है, और उसके नीचे की बात है तो शिवालिक है। तो कहने का मतलब कि ये माउंटेन का श्रेणी आपको याद रखना है। तो सिंधु नदी निकलती कहां से, देखिएगा सिंधु नदी यहां पर यहां से निकलती है। ये कौन सा जगह है, तो ये याद रखने की जरूरत है कि ये निकलती कहां है। ये कैलाश पर्वत जो है इसी के जो है ना बिल्कुल जो है ना सीमा से निकलता है। तो कैलाश माउंटेन के जो है ना आसपास से निकलता है, उसमें हम क्या कहते हैं मानसरोवर, इसको हम क्या कहते हैं मानसरोवर। यहाँ पर आपको सतलज भी यहीं से निकलती है, तो ये मानसरोवर, इसका नाम क्या है मानसरोवर की बात करते हैं, मानसरोवर झील की बात करते हैं, मानसरोवर झील, यानी मानसरोवर झील से ये निकलते हैं। तो मानसरोवर झील के निकट में यहां पर क्या है एक जगह का नाम है, इस जगह का नाम है सानो खवाबाब हिमनद, यानी सानो खवा हिमनद, यानी कहां से निकलता है आपने बिल्कुल कैलाश पर्वत के ही जो है ना बिल्कुल सीमा से, कैलाश पर्वत का ही ये झील है। तो कैलाश पर्वत के सीमा से बिल्कुल जो है ना क्या निकलता है कि सानो मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील के निकट एक जगह है जिसका नाम सानो खब, वहीं पर आपको आइस ग्लेशियर है, तो उसी को हम क्या कहते हैं सानो खब हिमनद। तो सानो खब हिमनद से ये मानसरोवर झील के निकट जो है, तो वहीं से ये सिंधु नदी निकलती है। तो यहां से सिंधु नदी जाते दो धारा में जाके यहां पर मिलती है, और यहां पर इंडिया में जो है ना इस जगह पर जो है यहां पर आप देख रहे हैं कि इंडिया में जाके यहां पर घुसती है। तो इंडिया पर यहां पर जाके घुसती है, तो यहां पर जिस जगह पर इंडिया में प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या है दमन चौक। क्या है दमन चौक। यानी आपको क्या है सबसे पहले ये चीज याद रखने की, आपको सिंधु नदी कहां निकलती है, तो आपको कैलाश पर्वत के सीमा पर उसी के बिल्कुल जो है ना उसी कैलाश पर्वत के पास से बिल्कुल जो है ना कहां पर एक जो है ना मानसरोवर झील है, वो कैलाश पर्वतों के झील है। तो बिल्कुल जब कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास से एक सानो खवाब हिमनद है, तो सानो खवाब हिमनद है,
बिल्कुल जो है उसी से जो है ना एक नदी निकलती है, दो धारा में जाके यहाँ पर मिलती है, तो वो नदी जो है जिसका नाम सिंधु है, तो सिंधु नदी यहाँ पर जाकर उसका नाम सिंधु पड़ता है। यही सिंधु नदी जो है ना बिल्कुल भारत में जैसे प्रवेश करती है तो उस जगह स्थान का नाम है दमन चौक। तो दमन चौक में ये भारत में प्रवेश करती है। और यहाँ पर देखिएगा कैलाश पर्वत के आसपास से ही निकलती जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल काराकोरम और किसके पीस यहाँ पर जो है ना देख रहे हैं आप, ये काराकोरम और बिल्कुल जो है ना काराकोरम और लद्दाख ये लद्दाख है, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है। लद्दाख और काराकोरम के बीच से ये निकलता है। याद रखिएगा कैलाश पर्वत के क्षेत्र से आपको बिल्कुल मानसरोवर झील के निकट सानोखाप हिमनद से ये नदियां निकलती है और दो पर्वत श्रेणी के बीच से गुजरता है। वो दो पर्वत श्रेणी कौन है? ये आपको बिल्कुल काराकोरम है और लद्दाख है। तो काराकोरम और लद्दाख से ये बीच से बीच गुजरता है। यहां पर जाने की बात करते हैं जहां पर नंगा पर्वत है, जो बिल्कुल नंगा पर्वत के बगल में ही एक बिल्कुल जो लद्दाख जो श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी को काटकर एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करता है। तो लद्दाख श्रेणी को काटकर एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करता है और इस गॉर्ज की गहराई क्या है? 5181 मीटर, यानी 5181 मीटर गहरा गॉर्ज के निर्माण करता है। किस पर्वत को काटकर? किस पर्वत श्रेणी को? लद्दाख को काटकर। याद रखिएगा आप कैलाश पर्वत के सिरा पर मानसरोवर झील के निकट सानोखाप हिमनद से यह निकलती है और बिल्कुल भारत में दमन चौक के स्थान पर भारत में प्रवेश करती है। और बिल्कुल भारत में प्रवेश करने के बाद जो है बिल्कुल जो है ना वो लद्दाख और काराकोरम के बीच से गुजरती है और बीच से गुजरने के बाद कुछ देर तक आगे चलती है और फिर नंगा पर्वत के किनारे पर लद्दाख श्रेणी को काटकर बिल्कुल जो है गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तो आपको यह चीज याद रखना होगा कहां किस पर्वत के क्षेत्र से निकलती है, किस माउंटेन एरिया से निकलती है, किन दो माउंटेन के बीच से गुजरती है, किस माउंटेन को काटकर गहरे गॉर्ज बनाती है, किस जगह पर बनाती है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती है। तो गहरे गॉर्ज बनाकर ये सीधा आगे की ओर बढ़ती है। ऐसे आगे की ओर बढ़ने के बाद जो है ना ये भारत में पाकिस्तान में प्रवेश करता है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद जो है पाकिस्तान में कहां प्रवेश करता है? ये पाकिस्तान में प्रवेश करता है चिल्लासा में। ये थोड़ा सा तो फिर यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर यह आपको जो है ना बिल्कुल सिंधु नदी निकलती है और यहां पर जो है ना बिल्कुल कहां पर आपको नंगा पर्वत के जो है ना निकट लद्दाख श्रेणी को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तो यहां पर आप सीधा आपको एक ही चीज याद रखना है कि बिल्कुल आपको सिंधु नदी निकलती कहां से है? सिंधु नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत के निकट से तिब्बत के मानसरोवर झील के आपको बिल्कुल सानोखाप हिमनद से निकलती है और भारत में बिल्कुल दमन चौक में भारत में प्रवेश दमन चौक स्थान पर करती है। उसके बाद ये बिल्कुल काराकोरम और लद्दाख के बीच से गुजरता है और बीच से गुजरता हुआ आगे जाता है और फिर नंगा पर्वत के बिल्कुल निकट एक बिल्कुल जो है ना लद्दाख श्रेणी को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण करता है। और गहरे गॉर्ज कितना? 5181 मीटर का गहरे गॉर्ज निर्माण करता है। आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल क्या है? शुरू में उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट दिशा में चलती है और भारत में जाने के बाद पूरा आगे निकलने के बाद जब पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो पाकिस्तान में प्रवेश करते ही साथ वो फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि शुरुआत में नॉर्थ वेस्ट दिशा में चलती है और नॉर्थ वेस्ट दिशा में चलने के बाद जैसे ही पाकिस्तान प्रवेश करता है तो पाकिस्तान जिस स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करता है उसका नाम चिल्लासा है। तो चिल्लासा में पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तो यहां पर कौन सा स्थान है? चिल्लासा। यहां पर कौन सा स्थान है? चिल्लासा की बात करते हैं। चिल्लासा की बात करते हैं। चिल्लासा में पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जैसे ही प्रवेश करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलकर जो है ना बिल्कुल आगे निकल जाती है और अटक नामक स्थान पर जो है वो बिल्कुल मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता हुआ यहां पर जाते हैं। यहां पर मिठनकोट के पास जो है ना बिल्कुल ये 5 नदियां की धारा एक जगह पर, जिसको हम यहां पर इसको क्या कहते हैं? पंचनद, यानी पंचनद आकर इस जगह पर मिठनकोट में आके जाके मिल जाती है। यानी यहां पर पंजाब की 5 नदियां जो जिसका नाम से जाने जाते हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, इस सब का संयुक्त धारा जाके जिसको हम पंचनद कहते हैं और ये आकर बिल्कुल यहां पर क्या मिठनकोट में
मिठनकोट में यहाँ पर जाके मिल जाती है। और फिर ये आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल जो है ना पाकिस्तान, आपको जो है ना कराची के पूरब में आकर यानी ईस्टर्न पार्ट्स में कराची के आपको अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखने की जरूरत है, सिंधु नदी क्या, सिंधु नदी जो है निकलती कहां से है, तो याद रखे हिमालय ड्रेनेज सिस्टम को हम 3 कैटेगरीज में बांटकर पढ़ते हैं। बिल्कुल, एक सिंधु नदी और दूसरा गंगा नदी और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी को हम जानेंगे। तो सिंधु नदी सबसे पहले निकलती कहां से है, ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सानो खवाबाब हिमनद से निकलती है और निकल तो ये भारत में दमन चौक के पास भारत में प्रवेश करती है। और भारत में 2 माउंटेन, जिसको ऊपर की बात करते हैं हम काराकोरम और नीचे में देखते हैं लद्दाख। काराकोरम और लद्दाख, ये लद्दाख बिल्कुल ढक गया है, तो काराकोरम और लद्दाख के बीच से यह गुजरता है और गुजरता हुआ आगे की ओर यानी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ऊपर की ओर चलते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलता हुआ जाते हैं नंगा माउंटेन के पास, जो है ना नंगा पर्वत के पास। वो बिल्कुल कहां पर, जो लद्दाख जो है श्रेणी को, लद्दाख रेंज को काटकर गहरे गॉर्ज बनाता है। और गॉर्ज का गहराई कितना है, 5181 मीटर गहरा गॉर्ज बनाता है। फिर वो आगे बढ़ता हुआ जाता है और बिल्कुल पाकिस्तान में प्रवेश करता है। पाकिस्तान में जिस स्थान पर प्रवेश करता है उस जगह को हम चिल्लासा कहते हैं। और चिल्लासा में पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद पुनः वहां से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल नीचे उतरने लगती है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, बिल्कुल साउथ वेस्ट डायरेक्शन यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में फिर नीचे की ओर चलने लगती है। आटक नामक स्थान पर वो क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है। और जब आगे बढ़ता हुआ मिठनकोट के पास पहुंचता है तो ये बिल्कुल 5 नदियां आपको जल की कौन कौन, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, इसके संयुक्त धारा को हम पंचनद कहते हैं। और ये पंचनद आकर यहाँ पर जाके मिठनकोट में सिंधु नदी में आकर मिल जाती है। और फिर सिंधु नदी फिर आगे बढ़ता हुआ जाता है और कराची के बिल्कुल पूरब में जाकर बिल्कुल जो है ना अरब सागर में मिल जाती है। अब यहां पर आपको है कि कहां पर, किस जगह पर, कहां मैदानी क्षेत्र में कब, पाकिस्तान में कब, इंडिया में कब, और बिल्कुल कहां पर 5 नदियां का धारा पंचनद जाके मिलती है और अंत में जो ना अरब सागर में कहां पर मिलती है। ये चीज आप समझ गए, ये एक नॉर्मली आप इस चीज को आराम से समझ गए। अब बात हो जाती है कि इसमें सहायक नदी कौन कौन है। इसमें सहायक नदी जानने के लिए बिल्कुल आपको यह जरूरी है कि इसको आप जरा ठीक से जानें कि जैसे कि आप जो है ना यहां से शुरू करते हैं, ये आपको सिंधु नदी है, ये आपको बिल्कुल जो है ना इस तरह करके आप याद रखें, 1 2 3 4 5। यहां पर क्या है, ये नदी क्या है, सियोक नदी है। एक इस नदी को हम क्या कहते हैं, सियोक नदी कहते हैं, सियोक नदी कहते हैं। और 1 नंबर 2 3 4 5 की बात करते हैं, 1 2। तो 1 नंबर में आप क्या है, सियोक की बात करते हैं। दूसरे की बात हम कहते हैं सीगर। तीसरे नंबर में गरबंचू। चौथे नंबर में गिलगित। 5वें नंबर में हुंजा। 6ठे नंबर में नुम्रा। 7वां नंबर में शिकार। 8वें नंबर में गोमल या काबुल नदी भी कह सकते हैं, काबुल नदी। तो ये सारे नदी जो है ना इस पर मिलते जाते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि इस तरह का चीज जो है यानी इतने सारे जो है ना बिल्कुल सहायक नदी आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये सारे सहायक नदी आप याद रखेंगे। तो आपको कौन कौन सी सहायक नदी है, आप बिल्कुल जो है ना सहायक नदी, आप इसको हम बात करते हैं कि बिल्कुल सिंधु नदी का कितने आप ट्राइब्यूटरीज रिवर है। तो सियोक है, सीगार है, गरबंचू है, गिलगित है, हुंजा है, नुम्रा है, आपको बिल्कुल क्या है,
हुंजा नुब्रा के बाद यहाँ पर क्या शिकार है, काबुल, ये सारे के सारे नदी आकर यहाँ पर सिंधु नदी की सहायक नदी है। और इसके साथ साथ पांच नद में कौन है, पांच नद में वही आपका जो है आपको कौन है, झेलम है, फिर उसके बाद आपको जो है क्या है, चेनाब है, फिर उसके बाद क्या रावी है, फिर उसके बाद क्या ब्यास है, फिर उसके बाद क्या है आपको जो है सतलज है। ये सब के सब रिवर जो है ना बिल्कुल जो है ये आपको उनकी सहायक नदी है, उसकी ट्राइब्यूटरीज रिवर है। तो ये सब के सब जो है ना बिल्कुल क्या है, ये आपका जो है ना बिल्कुल सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी की जब बात आए तो आपको कितना याद रखने की जरूरत है, क्या याद रखनी चाहिए, सिंधु नदी का सहायक नदी सियोक है, सिगार है, गरबंचू है, गिलगित है, हुंजा है, नुम्रा है, शिकार है, काबुल है, झेलम है, चिनाब है, रावी है। ये सब के सब नदी का एक पंच नदी ही इसको माना जाता है कि पंच नदी इसकी सहायक नदी है। लेकिन सभी के नदी इनडायरेक्टली व अप्रत्यक्ष रूप से सबका पानी आपको इंडस में ही पहुंचती है, इसलिए इसको हम सहायक नदी कहते हैं। लेकिन रियल में पंच नद ही इसका सहायक नदी है, क्योंकि यहाँ पर सब कोई आकर मिलकर, यहाँ पर जो है ना सब कोई आकर मिलकर जो है यहाँ पर जाकर चिनाब में आकर मिलती है। क्योंकि इनमें से जो है ना पांचों नदियों में से सबसे बड़ा सहायक नदी इंडस का बिल्कुल चिनाब है। चिनाब में जाके ही सारे नदियां जाके मिलती है, तो चिनाब में ही मिलती है। तो ये इंडस का बिल्कुल मुख्य रूप से चिनाब को ही हम सहायक नदी कहेंगे या फिर पंचनद को कहेंगे। और चिनाब से ही डायरेक्टली सारे नदियां मिलती है, इसलिए कभी कभी हम इंडस को इनडायरेक्टली उसकी सहायक, इंडस का सारे सहायक नदी हम मान लेते हैं, मतलब इसका, हाँ इंडस का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बिल्कुल जो है इतना तो हम जान गए कि उसकी सहायक नदी कौन कौन है। तो सहायक नदी के साथ साथ हम इसमें जानेंगे कि इसमें क्या है। तो इसी के तट पर जो है ना हम देखेंगे, इसी के तट पर हम अलग अलग हम देखेंगे कि इसकी डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले इसकी डायरेक्शन याद रखने की जरूरत है। ये आपको साउथ वेस्ट यानी नॉर्थ, शुरू में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया। तो इसकी पूरा यहां से यहां तक की पूरी लंबाई उसका 2880 किलोमीटर है, इसकी पूरी लंबाई। लेकिन भारत में इसकी लंबाई जो है आपको 1114 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई जो है ना 1114 किलोमीटर है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इसमें जो बिल्कुल इसके जो इस नदी के किनारे में जो है, जो भी पाकिस्तान वाला एरिया में इसकी जो इसके तट पर, इसके कोस्टल एरिया पर इस नदी के जो दो शहर बसा हुआ है, जिसका नाम है हैदराबाद और डेरा इस्माइल खां। तो डेरा इस्माइल खां और हैदराबाद, ये दोनों इस सिंधु नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ दो शहर है। ये दोनों आपको याद रखने की जरूरत है। इसीलिए आपको जो है ना कहा है सिंधु नदी के बारे में इतना आपको इतना इंफॉर्मेशन याद रखना होगा। फिर आप जो है ना आगे हम बात करेंगे कि सिंधु नदी का सहायक एक एक बात करेंगे। अब हम झेलम की बात करते हैं। सिंधु के सहायक नदी में जो इंपॉर्टेंट है इंडिया में, उसको हम पढ़ेंगे, पाकिस्तान वाला क्यों पढ़ने जाए, इसीलिए झेलम के देंगे। तो झेलम नदी कहां से निकलती है, जम्मू कश्मीर के आपको बेरी नाग के बगल में एक शेषनाग झील है, वहां से निकलती है। यानी आपको झेलम नदी कहां से निकलती है, बेरी नाग के निकट से, जम्मू कश्मीर के बेरी नाग के निकट से एक शेषनाग झील है, वहां से निकलती है। और वहां से यहाँ पर पाकिस्तान की ओर जो प्रवाहित होती है, वो बिल्कुल कहां पर, बूलर झील से होकर पाकिस्तान पहुंचती है। इसलिए याद रखनी जरूरत है कि झेलम जो है कहां से निकलती है, झेलम पाकिस्तान के बेरीनाग के शेषनाग झील से निकलती है और बिल्कुल जो है ना बूलर झील से होकर प्रवाहित होते हुए पश्चिम की दिशा में चलती है और बिल्कुल पाकिस्तान में प्रवेश करके फिर आपको साउथ की ओर मुड़ती है। तो यहां पर क्या है कि झेलम, इसकी सहायक नदी क्या होगा, तो जिसकी झेलम की सहायक नदी दो होता है, एक किशन गंगा, झेलम की सहायक, एक किशन गंगा और पूंछ, दो सहायक नदी है झेलम नदी की। तो झेलम नदी जो है किशन गंगा और बिल्कुल पूंछ उसकी सहायक नदी है। और इस सहायक नदी के साथ जो है ना बिल्कुल ये आगे निकलता है सहायक नदी पर, और चिनाब में जाकर तंडी नामक स्थान पर, यानी क्या है, तंडी नहीं, झांग नामक स्थान पर, ये झेलम जो जिस जगह पर मिलती है चिनाब पर, ये चिनाब का सहायक नदी है। झेलम चिनाब का जो है ना ट्राइब्यूटरीज है, क्योंकि झेलम चिनाब का सहायक है। चिनाब सबसे बड़ा है। आपके इंडस सिविलाइजेशन को अगर छोड़ दें तो उसका इंडस सिविलाइजेशन में इस सारी नदियों में सबसे बड़ा चिनाब ही उसकी सहायक नदी है और सबसे छोटा रावी है। यानी इस पांचों नदी में बिल्कुल सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, चिनाब है, और सबसे छोटा कौन है, रावी है। तो ये झेलम जो है ना चिनाब में आके मिलता है। तो कहां पर मिलता है, झांग में मिलता है। कहां पर मिलता है, झांग में।
तो चीनाब क्या है, ये जम्मू कश्मीर के बिल्कुल वेरीनाग के शेषनाग झील से निकलता है और बुलर झील से होकर प्रवाहित होकर ये सीधा पाकिस्तान में प्रवेश करके उस साउथ आपको बिल्कुल जो है ना क्या है साउथ वेस्ट की ओर डायरेक्शन में चलने लगती है और अंत में जाकर झेलम नदी में झांग नामक स्थान पर झेलम नदी में जाकर चीनाब नदी में जाकर मिल जाती है। झांग नामक स्थान पर वो बिल्कुल झेलम नदी जो है ना चीनाब में जाके मिल जाती है। इसकी दो प्रमुख सहायक नदी है, दो प्रमुख सहायक नदी में हम जिसका नाम लेंगे, एक जो है बिल्कुल आपको जो है किशन गंगा और दूसरा को बात हम करते हैं कि पूंछ, ये दो सहायक नदी है। और इसमें जो डैम बना हुआ है, इसके 3 डैम बना हुआ है, हम जो है डैम को याद रखने की जरूरत है। तो वो कौन कौन सा डैम बिल्कुल बांध बना हुआ है इसको हम देखेंगे। तो पहला बांध हमको कहते हैं कि तुलबुल बांध, यानी उसमें जो डैम बना है तुलबुल, और दूसरा है किशन गंगा। तो तुलबुल और किशन गंगा ये आपको जो है बिल्कुल मुख्य रूप से ये 2 इंपॉर्टेंट डैम है जो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल जो है ना बना हुआ है। तो तुलबुल और बिल्कुल जो है तुलबुल और किशन गंगा ये दोनों जो महत्वपूर्ण बांध है, इसको आप याद रखना है कि बिल्कुल ये झेलम नदी के ऊपर बना हुआ बांध है तुलबुल और बिल्कुल जो है तुलबुल और जो है ना किशन गंगा बांध। अब हम बात करते हैं कि बिल्कुल जो है ना आप चीनाब की बात करते हैं। चीनाब कहां से निकलती है? देखिए चीनाब रावी और ब्यास की बात करते हैं। तीनों नदी आपके हिमाचल प्रदेश से निकलता है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश से निकलता है। तो चीनाब जो निकलता है तो चीनाब का 2 धारा मिलता है। यहाँ पर 2 धारा जो है ना बिल्कुल कहां पर, ये आपको कुल्लू पहाड़ी के मतलब से 2 धारा निकलती है। कुल्लू पहाड़ी से 2 धारा निकलती है जिसके नाम चंद्र और भागा। तो चंद्र और भागा बिल्कुल कहां पर? केलांग के तंडी पर जाके मिलती है। यानी कहां पर मिलता है? चंद्र और भागा तंडी पर मिलकर जो है ना बिल्कुल चीनाब नदी का निर्माण करता है। तो सबसे पहले ये चीनाब जो है ना 2 धाराओं से बिल्कुल कहते हैं कि चीनाब जो है ना बिल्कुल जो है ना 2 धाराओं से बनते हैं। 2 धारा कौन कौन है? एक चंद्र है और एक भागा है। तो चंद्र और भागा बिल्कुल यहाँ पर तंडी केलांग है या यहाँ पर तंडी नामक जगह है। तो चंद्र और भागा तंडी नामक स्थान पर जाके मिलती है और वहां से चीनाब बिल्कुल बाहर निकलता है। यहां से चीनाब आगे बढ़ता हुआ जाता है और आगे बढ़ते हुए जाने के बाद जो है यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ वो आगे निकलता है और आगे निकलने के बाद जो है ना उसी पे उसकी सहायक नदी, कई सहायक नदी उसमें आके मिलती है। तो यहाँ पर कौन सी सहायक नदी आके मिलती है? तो इसी में झेलम भी उसकी सहायक नदी है और तावी रावी सब उसकी सहायक नदी है। तावी भी, चंद्रभागा भी, रावी भी और झेलम भी सब के सब इसकी सहायक नदी है। तो चीनाब के ऊपर भी कई प्रकार का बांध है, कई ठो बांध है चीनाब रिवर के ऊपर भी। तो चीनाब के ऊपर में जैसे कि आपको हम क्या कहते हैं दुलहस्ती बांध जो है ना बिल्कुल चीनाब नदी के ऊपर में है। और बिल्कुल उसके फिर आपको जो है सालाल बांध उसी के ऊपर में बिल्कुल जो है क्या है दुलहस्ती, सालाल, बिल्कुल जो है ना और बिल्कुल बगलीहार, ये आपको ये तीनों प्रकार का बांध जो है ना इसी जगह पर यही इसी के ऊपर में है। अब आगे बात करते हैं कि बिल्कुल जो है चीनाब को छोड़ के हम सीधा रावी पर बात करते हैं। रावी भी निकलता है आपको कहां से? आपको हिमाचल प्रदेश से निकलता है। रावी निकलता है कि आपको कहां से निकलता है रावी? तो रावी आपको बिल्कुल रोहतक दर्रा से निकलती है। वो आपको ये कहां से निकलते हैं? ये भी रोहतक दर्रा से निकलता है। और ये आपको जो है ना बिल्कुल जो है ना ये पंजाब की सबसे छोटा नदी है। ये सिंधु नदी का ये 5 में से सबसे छोटा नदी है। रावी बिल्कुल जो है रावी तो निकलती है लेकिन उसके ऊपर भी बिल्कुल जो है रावी नदी जाके चीनाब में मिलती है तो उसको भी कई सहायक नदी है। तो रावी नदी पर उस पर ऊपर में बांध भी बना हुआ है। रावी नदी पर बांध भी बना हुआ है। उसमें बांध को हम क्या कहते हैं? उस बांध को हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले क्या है आपको चमेरा बांध और थीम बांध, यानी बिल्कुल रावी नदी पर 2 बांध है, चमेरा और थीम 2 बांध है। ये 2 बांध आपको याद रखने की जरूरत है। फिर हम उसके बाद हम ब्यास की बात करते हैं। ये ब्यास भी आपको वहीं से निकलता है, ब्यास कुंड से निकलता है। ब्यास कुंड रॉक्सताल के बगल में जो ब्यास कुंड है वहीं से निकलता है और वहां से निकलने के बाद जो है ब्यास भी आगे निकलता हुआ जाता है। सब हिमाचल प्रदेश में तीनों, ब्यास भी, रावी भी, चीनाब भी, ये तीनों नदी जो है बिल्कुल जो है ना हिमाचल प्रदेश से निकलते हैं। चीनाब निकलता है आपको किससे? तो आपको मालूम है कि चीनाब जो निकलता है कुल्लू पहाड़ी का जो है ना बिल्कुल चीनाब जो निकलता है चंद्र और भागा
नहीं, चंद्रा और भागा की बात हम कर रहे थे। रावी जो है ना बिल्कुल उसी क्षेत्र से निकल रहे हैं और बिल्कुल ब्यास भी उसी क्षेत्र से निकल रहे हैं। तो आपको ब्यास भी जो है ना आगे चलता हुआ जाते हैं और सतलज पर जाके मिलते हैं, सतलज में जाके मिलते हैं। तो जहां पर मिलते हैं उसी को हम हरि के बराज कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हरि के बराज। यानी आपको जो है ना बिल्कुल क्या है, ये हरि के बराज में जाके मिलते हैं। तो इसको थोड़ा सा जो है हम अलग से इसको यहां देखते हैं। जैसे कि पहले इसको हम एक एक करके थोड़ा सा, यहाँ पर तो सब देख ही लिए, अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं। सतलज नदी की बात हम करेंगे तो सतलज नदी भी वहीं पर कैलाश पर्वत के बगल से आपको बिल्कुल जो मानसरोवर झील के निकट रॉक स्थल से निकलता है, बिल्कुल सिंधु नदी के आसपास से निकलता है। तो यानी सिंधु नदी जहां से निकलती है वहीं पर, वहां पर से ही ब्रह्मपुत्र निकलता है उधर, और बिल्कुल इधर भी आपको जो है ना सतलज निकलते हैं। तो सतलज को बिल्कुल क्या से, अरे आप रॉक स्थल से निकलते हैं। ये सतलज नदी भी बिल्कुल हिमालय पर्वत को काटकर ये बिल्कुल सिपकी दर्रा का निर्माण करता है। कौन सा दर्रा का निर्माण, सिपकी दर्रा का निर्माण करता है। तो सिपकिला दर्रा का निर्माण जो कर रहा था, सिपकिला पास की बात करते हैं, ये सिपकिला पास का निर्माण करता है यहाँ पर। तो सिपकिला पास का निर्माण करता है, लेकिन धीरे आगे जाकर बिल्कुल क्या है कि वो जैसे ही यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में क्या है कि हिमाचल प्रदेश में वो बिल्कुल उसका मुड़ता है, तो उसके ऊपर में वहां पर उसके ऊपर 2 डैम है, भखड़ा और नंगल की बात करते हैं। तो भखड़ा नंगल इसमें थोड़ा सा हम अलग से इसको देखेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर इसकी बात करें, ऊपर में जो है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम भखड़ा कहते हैं, नीचे वाले को हम नंगल कहते हैं। तो भखड़ा और नंगल ये जो है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में है, और बिल्कुल भखड़ा जो है ये बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के लिए, यानी जल विद्युत उत्पादन के लिए बड़ी वहाँ से उत्पादन होते हैं। और बिल्कुल नीचे वाला नंगल की बात करते हैं, तो यहाँ बिल्कुल इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, बिल्कुल उसको सिंचाई के लिए उसका बिल्कुल जो है ना उसका निर्माण किया गया है। तो ये भखड़ा नंगल जो परियोजना है, तो उसमें ऊपर वाला जो है भखड़ा जो है बिल्कुल जल विद्युत का, और नीचे वाला सिंचाई का। फिर आगे बढ़ता हुआ जाते हैं, और जाने के बाद इसी पे आकर जो है ना ब्यास आके मिलता है, जिसको हरि के बराज कहते हैं। और हरि के बराज से ही एक बहुत बड़ा नहर निकला हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये हरि के बराज से ही निकला हुआ है। हरि के बराज नहर, ये इंदिरा गांधी नहर है, ये बहुत एक लंबा नहर है, ये 468 किलोमीटर इसका जो है ना बिल्कुल जो है लंबाई है। और इससे क्या होता है, ये नहर जो निकलता है तो पूरा यह राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, सब मरुस्थलीय क्षेत्र में यह नहर निकाला जाता है। इस क्षेत्र में कृषि या हरित क्रांति के लिए यही नहर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, इसलिए बहुत, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसको अलग अलग करके आपने देख लिया। तो सबसे पहले मैंने सिंधु की बात किया, तो सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। दूसरा में हम सिंधु में ही, आप सिंधु और उसकी सहायक नदी की बात कर रहे थे, उसके डिस्टेंस की बात कर रहे थे। उसके बाद हम चीनाब का बात किया, चीनाब की नहीं, इसको तीसरा नंबर, दूसरा नंबर में हम झेलम की बात कर रहे थे, झेलम की बात कर रहे थे। चौथे नंबर में आप उसके ब्यास की बात कर रहे थे। पांचवा नंबर सतलज की बात कर रहे थे। ये नदी सिर्फ आपको जो है ना बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है, बाकी जितनी भी सहायक नदियां आपने पढ़ा है उसको सिर्फ इतनी सहायक नदी के रूप में याद रखने की जरूरत है, और इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। तो फिर इसमें हम एक एक करके थोड़ा सा इसको समझाते हैं, आप जरा आराम से समझिएगा। जैसे आपको बता रहे थे कि सिंधु नदी, सबसे पहले कि सिंधु नदी है किस प्रकार की नदी, तो यह जानना जरूरी है कि सिंधु किस प्रकार का नदी है। आपको हम बता चुके थे इससे कि नदी के कई टाइप है। एक नाइप है कि पूर्ववर्ती नदी, और एक होता है, एक आपको बता चुके थे कि अनवर्ती नदी या अनवर्ती नदी। तो अनवर्ती नदी जिसको हम कॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं, और एक को कहते हैं कि इनकॉन्सिक्वेंट। तो कॉन्सिक्वेंट रिवर में हम कहते हैं कि बिल्कुल ढाल के अनुरूप बहती है, यानी जिधर भी उसको ढाल मिलेगा, स्लोप मिलेगा, उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। लेकिन इनकॉन्सिक्वेंट रिवर की बात अगर हम करते हैं, तो इनकॉन्सिक्वेंट रिवर वो होते हैं जो अपने ढाल के अनुसार वो मुड़ती नहीं है, वो कंप्लीट रूप से जब भी रास्ता में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस है, अगर ये नदी निकल रही है और नदी निकल के दौरान अगर रास्ता में कोई भूगर्भिक हलचलें होगी, ये वाला पोर्शन ऊपर उड़ जाएगा, लैंड वाला एरिया। तो ये क्या होता है कि अगर कॉन्सिक्वेंट रिवर रहता, अगर अनवर्ती नदी रहता, तो ये बिल्कुल जैसे ही डिस्टर्बेंस पैदा हुआ रास्ता में, ये अपना डायरेक्शन बदल लेगा, वो किधर किधर मुड़ जाएगा, या फिर इधर ही मुड़ जाएंगे। लेकिन ये होता क्या है, इनकॉन्सिक्वेंट रिवर में सबसे बड़ी बात क्या होता है कि वो क्या है
कि कंप्लीट रूप से उसके रास्ता में बाधा आने के बावजूद भी वो बिल्कुल क्या होता है कि अगर उसके कोई भूगर्भिक हलचल हुआ और लैंड वाला एरिया ऊपर उठ गया, तो भूभाग ऊपर उठ जाने से क्या होता है कि अब नदी के रास्ते में बाधा उत्पन्न हो गया। लेकिन बाधा उत्पन्न हुआ, लेकिन ये नदी क्या है, ये तो इसको काट काट के हटा देगी या फिर उसको ऊपर से चलना शुरू करेगी। तो ये कौन से इनकॉन्सिक्वेंट रिवर था कि ढाल के अनुरूप ये बहती नहीं है, ढाल का अनुसरण नहीं करता है, ये बिल्कुल कोई वो अपना रास्ता नहीं बदलता है, चाहे उसके रास्ता में कुछ भी हो जाए। तो इसी में हम दो तरह का रिवर है, एक नदी जो है काट काट के हटाता है, तो उसी को हम एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं, पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। और एक नदी होता है कि उसके ऊपर ही चलना शुरू कर देता है, तो ऊपर ही चलना शुरू कर देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊपर ही चलना शुरू, यानी अध्यारोपित नदी। अगर कोई नदी, अगर कोई लैंड, बहुत ऐसा रिवर नदी को आप देखे होंगे कि ऐसे आप देखेंगे कि पहाड़ के ऊपर नदी चढ़ती है। आप यहां पर देखें कि यहां पर सिंधु नदी आप देख रहे हैं ना आप, कि सिंधु नदी ये पहाड़ है, माउंटेन है, और ये बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से यहां से निकला और सीधा आपको बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में चला गया, उत्तर पश्चिम में, और वहां से पाकिस्तान में प्रवेश करके फिर नीचे उतरता है। इसका मतलब है कि ये लैंड एरिया ऊंचा है, पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ गया ये। तो यही बात हो जाता है कि ये रिवर जो है ये आपको पूर्ववर्ती नदी है। इस नदी को हम क्या कहते हैं, इनकॉन्सिक्वेंट रिवर हम कहते हैं। और इनकॉन्सिक्वेंट में पूर्ववर्ती नदी है। और ये पूर्ववर्ती नदी की जो बात हम करते हैं, तो सबसे पहले आपको सिंधु को समझ जाना होगा कि सिंधु कौन से किस प्रकार की नदी है, तो पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी क्यों कहते हैं कि ये बिल्कुल, ये डायरेक्शन बिल्कुल क्या है, उसकी बाधा उसको रोक नहीं पा रहा है, उसको क्लियर करता हुआ ऊपर उठता है। वो गहरे घाटी का निर्माण करती है, यहां तक आगे जाके गहरे गॉर्ज का निर्माण करता है। इसलिए सिंधु नदी क्या है, एक बिल्कुल जो है पूर्ववर्ती नदी है। याद रखें, ये बिल्कुल जो एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि ये बिल्कुल जहां से निकलती है वो बिल्कुल कैलाश पर्वत के बगल से मानसरोवर झील के निकट रॉकस्थल नामक जगह है, वहां से निकलती है। और वहां से निकलता हुआ कहां पर जाए, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में चलना शुरू करते हो, नॉर्थ वेस्ट में डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। और बिल्कुल क्या है, आपको बिल्कुल काराकोरम और लद्दाख के बीच से निकलता है, आगे जाकर नंगा पर्वत के अगल बगल में लद्दाख श्रेणी को काटता है, और यहां पर लद्दाख श्रेणी को काटकर गहरे गॉर्ज बनाता है। और गहरे गॉर्ज का जो निर्माण करता है, तो उसका गहराई है 5181 जो मीटर गहरे गॉर्ज बनता है। और फिर यहां पर जैसे यह कौन से स्थान है, बुंजी नामक स्थान पर, यानी यहां पर क्या होता है कि यहां नॉर्थ वेस्ट में प्रवेश करता हुआ, भारत में जिस जगह में प्रवेश करते हैं वो दमन चौक कहते हैं। और आगे जाता हुआ जहां पर हम जाते हैं वहां पर क्या है कि बुंजी नामक स्थान पर वो बिल्कुल लद्दाख श्रेणी को काटकर गहरे गॉर्ज बनाता है। फिर आगे जाकर यहाँ पर पाकिस्तान में चिल्लासा में प्रवेश करता है, और चिल्लासा में प्रवेश करते फिर नॉर्थ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलने लगती है, और आगे अटक जगह पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करता है। और मिठनकोट के पास पांचों नदियां बिल्कुल जो है ना, पांच नद जिसको कहते हैं, पांचों नदियों को एक संयुक्त धारा को हम पांच नद कहते हैं, और यहाँ जाके बिल्कुल इंडस में जाके मिल जाती है। तो इस प्रकार ये सारे नदियां जो है ना जाके इंडस में जाके मिल गई। अब इंडस आगे चलते हुए बिल्कुल जो है ना कराची के पूरब साइड में जाके आपको जो है ना अरब सागर में जाके मिल गई। तो ये था उसकी जो है ना नदी, किस प्रकार की नदी है ये भी पता चल गया। अब बात यहां पर आ जाती है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन है। तो आपको मालूम है कि इसकी सहायक नदी कौन है। तो सबसे पहले आपने इसमें सहायक नदी में क्या देखा, इधर से सीधा मिलता चला जाएगा। तो सबसे पहले सियोक का देखा, सियोक तो दिया हुआ है, सियोक तो कहां दिया हुआ है, यहां पर आप देख रहे हैं कि इंडस के ऊपर में ये सियोक रिवर है, तो सियोक है। और उसके बाद क्या है, सियोक के बाद सीगर है, उसके बाद आपको गरबंचू है, उसके बाद गिलगित है, उसके बाद आपको जो है सहायक नदी में आपका जो है हुंजा है, उसके बाद नुम्रा है, उसके बाद की बात अगर हम करते हैं तो सिकार है। ये सब उसकी सहायक नदी है। और साथ साथ इधर जो है ना पांच नदियां आपको क्या है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। इन पांचों नदियां से मिलाकर ये संयुक्त धारा जो बनता है उसको पांच नद कहते हैं। और पांच नद की धारा जाके मिठनकोट के पास इसमें जाके मिलती है। इस पांच धाराओं में से जो सबसे जो लंबी है वो सबसे चिनाब सबसे लंबी है। और सबसे छोटा कौन है, तो आपको बिल्कुल रावी सबसे छोटा है, यानी क्या है, रावी सबसे छोटा रिवर है, रावी सबसे छोटा सहायक नदी है। तो अब हम इसको आराम से इसको हम देखेंगे। अब सिंधु नदी क्या है कि इसके किनारे पे बसने वाला दो प्रमुख शहर डेरा इस्माइल खां और हैदराबाद है, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है। अब दूसरी बात हो जाता है इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर है। भारत में बहुत कम लंबाई, सारे लगभग पाकिस्तान में ही है, जो है ना ज्यादातर जो है पाकिस्तान में है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कोई अब
इसमें जो है ना आप हम इसको देखेंगे, इसमें फिर इसमें आगे फिर हम देखेंगे इसके दूसरा सहायक नदी में, हम झेलम की बात करते हैं। क्या किसकी बात करते हैं? झेलम की। ये झेलम की बात करते हैं। झेलम कहां से निकलती है? तो आपको याद रखना है, झेलम कश्मीर के वेरीनाग के शेषनाग झील से निकलती है और बुलर झील से होकर सीधा पाकिस्तान में प्रवेश करता है और झांग नामक स्थान पर चिनाब से जाके मिल जाती है। और इसमें क्या होता है कि इसकी जो है ना सहायक नदी में क्या है, ये आपको जो है ना इसकी सहायक नदी में किशन गंगा और पूछ है। और बिल्कुल इसके ऊपर जो डैम बना हुआ है, उस पर डैम बना हुआ, तो इसका नाम क्या है, जिस पर जो है ना बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, तो वो डैम जो बना हुआ है जिसका नाम क्या है, एक तुलबुल डैम है और किशन गंगा है। ये सब के सब जो है ना बिल्कुल जो है उसका जो है ना उस पर डैम बना हुआ है। आप ब्यास की बात करते हैं, चिनाब की बात करें, झेलम के बाद चिनाब, तो चिनाब की बात करते हैं। चिनाब भी कहाँ से निकलती है? ये भी आप हिमाचल प्रदेश से निकलता है। चिनाब जो है ना दो धाराओं के मेल से बनता है। दो धारा कौन कौन है? ये बिल्कुल दो धारा चंद्र और भागा, जो बिल्कुल जो है हिमाचल प्रदेश के हेम जो है ना वातिया शिखर से जो है ना दो धारा निकलती है, जिसका नाम है चंद्र और भागा। दोनों आपको बिल्कुल कहां पर? केलांग के तंडी नामक स्थान पर जमा होता है, मिलता है। मिलने के बाद फिर क्या आगे की ओर बढ़ता है, और आगे की ओर बढ़ता हुआ फिर जो है ना बिल्कुल आगे की ओर बढ़ता हुआ जाता है, जिस पर वहां पर झांग नामक स्थान पर चिनाब में आकर झेला में मिलती है। इसका भी सहायक नदी है। आपको बोले ताप्ती, इसको जो है ना बिल्कुल रावी जो है इसकी सहायक नदी है, चंद्रभागा इसकी सहायक नदी है, राप्ती इसकी, तापी इसकी सहायक नदी है, और साथ में अब झेलम इसकी सहायक नदी है। इसके ऊपर भी कई डैम बना हुआ है। इसका डैम में आपका हम सीधे याद रखेंगे कि बिल्कुल कौन है, यह आपको जो है ना दुलहस्ती है, उसके बाद जो है ना आपको सालाल है, और उसके बाद बगलिहार है। दुलहस्ती, सालाल, बगलिहार, दुलहस्ती, सालाल और बगलिहार, तीन जो है ना इस पर डैम बना हुआ है। आगे फिर हम बात करते हैं कि बिल्कुल ब्यास की बात करते हैं। ब्यास भी आपको क्या ब्यास कुंड से निकलते हैं, वो भी आपको हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है। और ब्यास कुंड जो आगे चलकर आगे बहते हुए जाती है और यहाँ पर हरि के बराज स्थान पर पंजाब में सतलज में जाके मिल जाती है। तो ये बिल्कुल जो है ना ब्यास, इसका भी बिल्कुल इसको जो है ना सहायक नदी है आपको जो है ना सिप्ता, बसपा, सिप्ता इसकी सहायक नदी है। बसपा है, सिप्ता है, ये सब जो है ना इसकी सहायक नदी है। अब फिर जो है यहाँ पर जो हरि के बराज पर मिलते हैं, तो वहीं पर एक जो है ना बड़ा जो है ना वहां से एक नहर निकला गया है, इंदिरा गांधी नहर। और वहां पे जो इरिगेशन के लिए यही नहर आके बिल्कुल पाकिस्तान के जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र पर इसे नहर को रखा गया है, ताकि इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर कृषि के लिए बहुत फेमस होता है। फिर वहां पर बात करते हैं कि जो सतलज की बात करते हैं, सतलज भी वहीं से निकलता है जहां पर बिल्कुल जो है कहां से, जहां पर सिंधु नदी निकलता है। ये भी रॉक स्थल, सानोखब हिमनद से नहीं निकलता है, ये मानसरोवर झील के निकट से एक बिल्कुल रॉक स्थल जगह है, वहां से ये निकलती है। और निकलता हुआ सीधा ये हिमालय पर्वत को काटकर यहाँ पर सिपकिला दर्रा का निर्माण करता है, आगे बढ़ता हुआ जाता है। तो इसका मोड़ आता है हिमाचल प्रदेश में ही, जहां पर जो दो डैम बना हुआ है, जिसको भाखड़ा और नंगल कहते हैं। तो भाखड़ा जो है यहाँ पर भाखड़ा नंगल, भाखड़ा ऊपर वाला है जो जल विद्युत उत्पादन के लिए है, और नीचे वाला नंगल जो बांध है उससे भी जो है ना बिल्कुल जो है ना एक सिंचाई के लिए है। उसी के सिंचाई से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इस सब का खेती होती है। बहुत ही ये बिल्कुल जो है ना ये आपको याद रखने की जरूरत है। और आगे चलकर जब आपको पंजाब में ब्यास नदी जहां पर मिलती है, जिससे हरे के बराज, वहां से एक कृत्रिम नहर निकाला गया है जो 468 किलोमीटर है, जो बहुत बड़ा नहर है, जो बिल्कुल राजस्थान की बिल्कुल जो है ना मरुस्थलीय क्षेत्र में खेती करवाता है, जो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा रिवर को आपको याद रखने की जरूरत है। ये सारे रिवर को आप अगर याद रखते हैं, सारे रिवर को आप याद रखते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब हम आगे की बात करेंगे। ये तो हो गया। आज हम इतना ही रखते हैं और फिर आगे फिर हम बात करेंगे। आज हमको क्लास लेने की इरादा नहीं था, फिर भी मैंने लिया, और उसके बाद इतना ही क्या, बस आप याद रखेंगे। इसलिए जितने भी आपको जो है जितना भी कॉन्सेप्ट दिया गया है, इस चीज़ को आप अगर भूलते हैं तो सब कुछ आपको गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सारे
जो शुरुआत का वीडियो है उसको बेहतरीन ढंग से जाइए। आप सिंधु नदी पर कभी क्वेश्चन तो आपको पंचनद पर तो पूछेगा नहीं। क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में आपको याद रखने की जरूरत है। ये सिविल सर्विस की तैयारी करने में उसका ट्रेंड को समझना बहुत जरूरत है। इसलिए सियोक है, सिगार है, हुंजा है, नुब्रा है, गिलगित है या गरबंचू है, ये सारे उनकी सहायक नदी है। इस सहायक नदी पर ही क्वेश्चन पूछेगा। कभी भी आपको जो है ना बिल्कुल चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास और सतलज पर क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। इसलिए याद रखें, ये सब चीज़ को जानना जरूरी है। चलिए अब इतना ही।